एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे गणित शिक्षक के कुछ और महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को। और ये दोनों प्रश्न जो है मैंने MGKVP यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 3rd सेमेस्टर के जो प्रीवियस ईयर पेपर है मैंने वहाँ से इसको चूज करा है। और ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसके कि चांसेस हैं एग्जाम में आने के। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पे हमारा जो प्रश्न है वो दोनों प्रश्न मैं आपके साथ पहले बता देती हूँ, शेयर कर देती हूँ। पहला प्रश्न मैंने रखा है गणित में मौखिक कार्य की महत्ता बताइए, जो कि MGKVP के 2019 के पेपर में है। और दूसरा है गणित में लिखित कार्य का महत्व बताइए, और ये MGKVP के 2023 के पेपर में भी पूछा है। तो चलिए हम एक एक करके दोनों प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है गणित में मौखिक कार्य की महत्ता बताइए, तो उसका उत्तर में आप हेडिंग डालिएगा गणित में मौखिक कार्य की महत्ता या मौखिक गणित के लाभ। ठीक है, अगर यानी आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछे कि मौखिक गणित के लाभ बताइए या मौखिक गणित की महत्ता बताइए, तब भी आप यही करेंगे। ठीक है, मौखिक कार्य पूछे चाहे मौखिक गणित के लाभ पूछे या मौखिक गणित के महत्व पूछे, तब भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ है। तो इसमें लिखेंगे गणित में मौखिक कार्य की महत्ता या लाभ को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। अब यहाँ पर पहला है दैनिक जीवन में उपयोगी। तो मौखिक जो कार्य है, गणित में मौखिक कार्य का मतलब क्या है, तो उसको आप लोग इतना समझिए कि जिसका गणित में जो कार्य हम मौखिक रूप से कर पाते हैं तो वो मौखिक कार्य के अंतर्गत आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि हमको अगर कोई भी टीचर जो है आपसे ये पूछ लेता है कि 2 + 2 × 6 = क्या होगा, तो जब आप मौखिक रूप से उस चीज़ को खुद कैलकुलेट करके कर ले रहे हैं तो वो जो गणित में आप ये कार्य कर रहे हैं, ये कार्य आपका मौखिक कार्य के अंतर्गत आएगा। यानी आप बिना पेन वेन के आप मौखिक रूप से जब कार्य कर लेते हैं, गणित में मौखिक रूप से इन चीज़ों को यूज कर लेते हैं, तो वो आपके गणित में मौखिक कार्य के अंतर्गत आता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे पहला उपयोग या पहली महत्ता हमने ये रखा कि दैनिक जीवन में ये उपयोगी है। अब दैनिक जीवन में आप भी जानते हैं, आप भी दुकान पे जाते होंगे, वहाँ पे जो है आप सामान लेते होंगे, सामान लेने के बाद जो है आप पूरा पूछते हैं कि भैया कितना जो है प्राइस हुआ या कितना हुआ। आप खुद भी कैलकुलेट करते हैं कि मेरा जो है मैंने इतने का सामान लिया है। लेन देन यानी जो भी इस तरह का प्रोसेस होता है, या फिर क्रय विक्रय का कि हाँ हमने इतने में ख़रीदा है, हम इतने में बेचेंगे, तो हमको अगर हम 100 रुपये का सामान खरीदे हैं और हम 80 रुपये में बेच रहे हैं तो हमको 20 रुपये का घाटा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो गणित की हैं, लेकिन ये जो गणित में ये सारी चीज़ें हैं वो हम मौखिक रूप से कर रहे हैं, तो ये गणित में मौखिक कार्य के अंतर्गत आता है। तो आई होप कि आपको मौखिक कार्य का मतलब समझ में आ गया होगा। तो पहला हमारा उपयोग यही हो जाएगा, दैनिक जीवन में उपयोगी। तो मनुष्य अपने व्यवहारिक जीवन में प्रायः विशेष रूप से लेन देन, क्रय विक्रय, ब्याज, प्रतिशत, लाभ हानि, क्षेत्रफल आदि का प्रयोग करता है। इस प्रकार हम दैनिक जीवन में गणितीय हिसाब किताब मौखिक रूप से कर सकते हैं। जैसे भी मैंने बताया, लेन देन हुआ, क्रय विक्रय की कितना हमने खरीदा, कितना हमने बेचा, हमें कितना साथ ही कितना लाभ हमें हुआ, कितने की हानि हुई। और अगर हम बैंक में हम इतने रुपये जमा कर रहे हैं तो साल भर में हमें जो है उसका ब्याज कितना मिल जाएगा, प्रतिशत कितने प्रतिशत का लाभ हो गया। तो ये जो दैनिक जीवन में हम ये चीज़ें करते हैं, जैसे प्रतिशत तो आप जब आप जो है आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो आप उसमें प्रतिशत ही निकालते हैं कि हमारा जो है कितना एग्ज़ाम में कितना परसेंटेज आया, कितना प्रतिशत आया, 70%, 90%। ठीक है, इस तरह से हम जो है पर्सनल यानी अपने व्यवहारिक जीवन में जो है इन सारी चीज़ों का जो है प्रयोग करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया है कि गणितीय हिसाब किताब जो है हम दैनिक जीवन में जो है मौखिक रूप से ही करते हैं, इसलिए दैनिक जीवन में ये काफ़ी उपयोगी होता है मौखिक कार्य। दूसरा है परिश्रम तथा समय की बचत। तो गणित में कई समस्याएं ऐसी होती हैं जिसे अगर लिखकर हल किया जाए तो अधिक परिश्रम व समय लगेगा, परंतु मौखिक रूप से सोच समझकर नियमों व सूत्रों को याद करके समय तथा परिश्रम दोनों की बचत हो सकती है। यानी इसका क्या मतलब है कि परिश्रम तथा समय की बचत से हमारा तात्पर्य ये है कि जैसे अगर हमको कभी एग्ज़ाम हुआ, या फिर अगर हम अपनी क्लास में हैं, या फिर हम दैनिक जीवन में भी है, कहीं पर भी हैं, तो अगर हम कोई भी छोटी मोटी कैलकुलेशन ऐसी है जो कि हम लिख के करने बैठेंगे तो उसमें टाइम भी लगता है, क्योंकि आप प्रॉपर उसको लिखेंगे तब उसमें आपकी मेहनत भी लग रही है, आपका समय भी लग रहा है, लेकिन आपको फार्मूला याद है
तो आप जो है नियम याद है, फार्मूला याद है, तो आप जो है तुरंत उसको मौखिक रूप से करके अपना जो आंसर है वो प्राप्त कर सकते हैं, और इससे आपकी परिश्रम की भी बचत होगी, साथ ही आपके समय की भी बचत होगी। ठीक है। जैसे नॉर्मली बहुत सारे नियम और सूत्र इसीलिए हमारे लिए बनाए जाते हैं कि हम उसका उपयोग कर लें। जैसे कोई फिजिक्स का फार्मूला हो गया या मैथ के कोई फार्मूले हो गए, तो वो जो फार्मूले बने होते हैं वो हमारी सुविधा के लिए बने होते हैं कि उस फार्मूले का हम तुरंत यूज करके उस अपना जो है गणितीय कार्य जो है और आसान कर लें। तो हम मौखिक रूप से भी जो है इन चीज़ों का उपयोग करके आप जो है आराम से अपने समय का बचत कर सकते हैं, अपनी मेहनत यानी परिश्रम का बचत कर सकते हैं। तो इसलिए भी ये काफ़ी उपयोगी होता है। अब यहाँ पे तीसरा है गणित की समस्याओं के शीघ्र समाधान में सहायक। तो गणित में गणना का कार्य जैसे गुणा करना, जोड़ना, घटाना आदि जैसी गणितीय समस्याओं को मौखिक कार्य के द्वारा शीघ्रता से किया जा सकता है। यानी कोई किसी भी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए हम मौखिक जो कार्य है वो उसका यूज करते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारी वो समस्या जो है वो जल्दी सॉल्व हो जाती है, शीघ्र समाधान निकल आता है उसका, जिसमें कि हम जो जैसे कोई भी हमारे पास क्वेश्चन होता है तो उसमें आप कहीं ना कहीं पर कैलकुलेशन देखेंगे या जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, कुछ भी आप वहाँ पे देखते हैं। तो आप अगर एक एक चीज़ को लिख के बैठेंगे, गुणा करते बैठेंगे, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो क्वेश्चन को जल्दी अगर समाधान करना है तो मौखिक कार्य आपको करना पड़ेगा। जो कैलकुलेशन आप मुंजवानी कर सकते हैं, मौखिक रूप से कर सकते हैं, उसको मौखिक रूप से ही करें, जिससे कि क्वेश्चन में टाइम भी नहीं लगे और आपका क्वेश्चन जो है जल्दी वो सॉल्व हो जाए। तो इसलिए भी वो काफ़ी महत्व रखता है मौखिक कार्य गणित में। चौथा है यथार्थता एवं शुद्धता की आदत का विकास। तो मौखिक कार्य में विद्यार्थियों को चिंतन एवं मनन करना पड़ता है, और चिंतन मनन से जब किसी को ज्ञान प्राप्त होता है तो उसके विचारों में शुद्धता एवं यथार्थता आती है। जैसे अगर आप बार बार अगर आप मौखिक कार्य से चीज़ों को सॉल्व करना, गणितीय समस्याओं को सॉल्व करने का जो है ट्राई कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो कैलकुलेशन होता है, आप जो भी चिंतन मनन करते हैं, वो आप उससे आपका जो ज्ञान है वो बढ़ता ही है और आप उस चीज़ में परफेक्ट होते जाते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मली हम लोगों से अध्यापक क्या कहते हैं कि 10 तक के मल्टीप्लिकेशन सबको आने चाहिए, अगर उससे भी ज़्यादा आ रहा है तो और अच्छी बात है, क्योंकि आप जो है जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, गणितीय समस्याएं आएंगी, आपको याद मतलब आपको हाथ से नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको वो चीज़ याद है तो वो चीज़ अगर हम कहें कि बार बार उस चीज़ को रिपीट करेंगे, आप बार बार उस चीज़ का चिंतन मनन करेंगे, तो उससे आपका जो नॉलेज है वो और स्ट्रांग होगा और आपकी उसमें यथार्थता आएगी, यानी आपको डाउट नहीं रहेगा। जैसे हम नॉर्मली कहते हैं 2 पंजे 10, हमको वो मुंजवानी याद है, हमको लिख के करने की ज़रूरत नहीं है। 8 पंजे 40, हमको ये चीज़ याद है, वो हम बार बार इतना बार हम बोल चुके हैं कि उसमें हमको यथार्थता प्राप्त हो चुकी है, उस चीज़ में हम परफेक्ट हो चुके हैं कि वो चीज़ यही होगी, उसको हमको अलग से करके देखने की ज़रूरत है ही नहीं, वो चीज़ फिक्स है। तो ये मौखिक कार्य है, तो इससे क्या होता है कि यथार्थता और शुद्धता की जो आदत है वो भी हमारी विकसित होती है। 5वां है आत्मविश्वास में वृद्धि। तो जब कोई छात्र किसी समस्या का हल मौखिक रूप से शीघ्रता एवं गति से करता है तो उसमें अपेक्षाकृत अधिक आत्मविश्वास जो है वो पाया जाता है। यानी आप कोई बताओ कि अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो, अगर मैंने कहा कि आपको जो है कोई भी कैलकुलेशन करना है, मतलब जैसे जोड़ है, घटाव है, गुणा है, भाग है, जब आप ये सारी चीज़ें मुंजवानी कर रहे हैं या फिर कोई फार्मूला बेस्ड है जिसका यूज करके आप तुरंत आंसर निकाल रहे हैं, मुंजवानी निकाल रहे हैं, तो आप खुद भी देखोगे गणित में कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो गया है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आत्मविश्वास आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो गणित से आपको डर जो एक लगता है ना, वो नहीं लगता है। मतलब जो गणित के प्रति एक डर बना रहता है बच्चों में कि गणित बहुत कठिन विषय है, तो जब आप मौखिक कार्य में अच्छे होते जाते हैं तो आपका जो आत्मविश्वास है वो भी बढ़ जाता है और गणित के प्रति जो एक डर है वो भी निकलता जाता है। और 6ठा है स्मरण एवं कल्पना शक्ति का विकास। तो मौखिक कार्य करते समय छात्र को एकाग्रचित होकर सूत्रों व नियमों को याद करना होता है तथा गणना कार्य करना पड़ता है, फलस्वरूप उसकी स्मरण एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। जैसे गणित में हमारे पास बहुत सूत्र होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिसको कि हमें याद करना होता है, और ये जो याद करने वाली चीज़ है, हम इसको चीज़ को बार बार जब हम मौखिक रूप से गणित को सॉल्व करते हैं तो वो जो हम सूत्र और नियम याद करना होता है, हम उस चीज़ को याद करते हैं तो हमारी स्मरण शक्ति जो है वो बढ़ जाती है।
हमको बहुत सारी चीज़ें ऐसी है गणित में जो कि हमको याद ही करनी पड़ेगी कि हाँ ये चीज़ ऐसा होता है। समकोण त्रिभुज में हमें ये पता है कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, ये नियम है। और पाइथागोरस का भी नियम है। तो कर्ण की जो भुजा की स्क्वायर है वो इक्वल टू होगी लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर के, जो ये दोनों भुजाएँ होती हैं। तो ये फार्मूले वगैरह हैं जो कि हमको याद करने होते हैं, और ये चीज़ हमको आसान बनाती है जब हम कोई भी गणितीय इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये सारे जो नियम सूत्र होते हैं इसको हम याद करते हैं तो हमारी स्मरण शक्ति भी स्ट्रांग होती है, और हमारी जो कल्पना शक्ति है कि हम इस फार्मूला का यूज करके हम कैसे क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से जो है जल्दी सॉल्व कर पाए, तो हमारी स्मरण और कल्पना शक्ति दोनों विकसित होती है। और आप जो है ये देखेंगे कि हम बहुत सारी जो मौखिक रूप से जब हम इस तरह की गणितीय समस्याओं को सॉल्व करते हैं, जैसे गुणा हो गया, जोड़ हो गया, भाग हो गया, या फिर घटाव हो गया, या कुछ भी हो गया, नियम के जो है यूज करके जब हम सॉल्व करते हैं वो सारी चीज़ें हो गई। और साथ ही आप ये भी देखो कि हमें जो है मल्टीप्लिकेशन जो हम चार्ट होता है, पहाड़े जो होते हैं वो हमको याद कराए जाते हैं। वो इसीलिए याद कराए जाते हैं कि हमारा जो मौखिक कार्य है गणित में वो बेहतर हो सके, स्ट्रांग हो सके। तो ये सारी जो चीज़ें हम याद करते हैं तो ये किसी भी बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालती है कि उसकी जो कल्पना शक्ति है, उसकी जो स्मरण शक्ति है वो पुष्ट की जाए, उसको बढ़ाया जा सके। तो उन चीज़ों का विकास करना भी जो है काफ़ी महत्व रखता है तो मौखिक कार्य में। तो ये हमारा था छठा पॉइंट। अब हमारा सातवां पॉइंट है कि मौखिक प्रश्नों द्वारा छात्रों में सोचने की विधियों में संकोच को दूर किया जा सकता है। यानी कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। जब आपका मौखिक कार्य स्ट्रांग है तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सी विधि यूज करें कि हम इस चीज़ को सॉल्व कर पाए, लिख वगैरह के इस तरह से। जब मौखिक कार्य स्ट्रांग होता है तो आप बहुत सारी जो विधियों को है खुद भी अपने माइंड में करते जाते हैं, तो आपका जो संकोच है कि कौन सी विधि यूज करें वो दूर होता चला जाता है। गणित में कि कौन सी विधि यूज करें क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जब आप मौखिक रूप से वो चीज़ कर पा रहे हैं तो आप खुद जो क्वेश्चन को बहुत सारे स्टेप को आप स्किप करते चले जाते हो, क्योंकि आपको फाइनली वो सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट हो चुकी हैं कि ये चीज़ इस तरह से होगा, इसकी वैल्यू इतनी आएगी, क्योंकि वो चीज़ें हमें मौखिक रूप से हम कर पा रहे हैं। तो मौखिक कार्य का जो है गणित में बहुत ज़्यादा जो है महत्व रखता है मौखिक कार्य, क्योंकि ये गणित को और बेहतर बहुत आसान बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। तो ये हमने यहाँ पे इत्यादि लिख दिया। तो 7 तरह के मैंने बताया यहाँ पे महत्व। तो आई होप कि आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि लिखित कार्य के महत्व की बात करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है गणित में लिखित कार्य का महत्व बताइए। तो आप उत्तर में हेडिंग डालिएगा गणित में लिखित कार्य का महत्व। जैसे अभी आपने मौखिक कार्य देखा वैसे अब हम लिखित कार्य को समझेंगे। तो गणित में लिखित कार्य के महत्व को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला, गणित में लिखित कार्य द्वारा छात्रों में क्रमबद्धता आती है तथा तर्क का सही रूप प्रत्यक्ष में आता है। मतलब बच्चे जो है कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जो है माइंड में सब कुछ कर लेते हैं, तो उन लोगों को ये नहीं पता कि स्टेप वाइज कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो बच्चों में जो है लिखित कार्य इसलिए भी महत्व रखता है कि जब गणित में लिखित कार्य द्वारा छात्रों में जो है क्रमबद्धता आती है, उन्हें ये पता होता है कि मैथ में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो किस स्टेप को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। तो उससे उनमें क्रमबद्धता भी आती है। साथ ही क्वेश्चन को किस तरीके से किया गया है, कौन से फार्मूले कहाँ पर यूज किए गए हैं, वो भी हमें उसका भी तर्क का जो है सही रूप हमें पता चल जाता है। यानी वो चीज़ें प्रत्यक्ष में आ जाती हैं, मतलब समक्ष आ जाती हैं कि इस तर्क के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जो है बच्चे जो एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जो आपकी बॉड मास वाले फार्मूले पे चलती है कि 2 + 2 - 5, फिर उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में फिर डिवीजन है कोई, फिर मल्टीप्लिकेशन भी है, उसी में एडिशन भी है, फिर उस एक बड़ा ब्रैकेट था, छोटा ब्रैकेट है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो अगर बच्चा मन में कर लेगा तो ये एग्जामिनर को नहीं पता चल पाता है कि इसने कौन से स्टेप को फॉलो किया है। तो बच्चे जब उस चीज़ को लिखित रूप से सॉल्व करते हैं तो उन्हें ये पता चल पाता है कि पहले उन्हें बड़ा ब्रैकेट जो है सॉल्व करना है, ठीक है, उसके बाद फिर छोटा ब्रैकेट। उसी तरह पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन यानी पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ घटाव जो है वो करेंगे। तो ये स्टेप हमको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी जो है बस आपको आंसर लाना है, आपने मौखिक रूप से करके आंसर ला दिया, तो आप में ये चीज़ नहीं पता चल पाती है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका क्या है, मेथड क्या है। तो उससे वही चीज़ है कि लिखित कार्य द्वारा उस बच्चों में जो क्रमबद्धता आती है और उन्हें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तर्क है, उस तर्क का जो है सही रूप क्या है वो जो है प्रत्यक्ष रूप से सामने आता है।
दूसरा है गणित में लिखित कार्य के माध्यम से अध्यापक को छात्रों के ज्ञान के स्तर के बारे में सही जानकारी मिल पाती है। यानी अध्यापक के लिए भी ये काफ़ी महत्व रखता है लिखित कार्य बच्चों का, क्योंकि बच्चे जब लिखित कार्य करते हैं गणित में तो अध्यापक को ये पता चल पाता है कि बच्चों को समझ में आया या नहीं, बच्चों को मैथ के सारे जो डाउट हैं, कौन सा फार्मूला कहाँ यूज करना है, ये सारी चीज़ें बच्चे को समझ में आई या नहीं। ऐसा तो नहीं कि बच्चा बस आंसर लाने के लिए कुछ भी कैलकुलेशन वगैरह कर दिया, एक आंसर आ गया, लेकिन बच्चे को यह नहीं पता कि गणित में आपको किस स्टेप को फॉलो करना है या किस मेथड को फॉलो करना है, कौन से फार्मूले को यूज करना है। तो अध्यापक को बच्चों की सही जानकारी मिल पाए गणित में कि उनकी क्या नॉलेज है, इसके लिए भी जो है लिखित कार्य काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तीसरा है गणित में लिखित कार्य द्वारा छात्र अपनी तर्क शक्ति एवं रचनात्मक कल्पना का अधिकाधिक प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपको भी पता है कि अगर गणित में कोई क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3-4 तरीके भी हो सकते हैं। तो बच्चा जो है जब लिखित कार्य करता है एक एक, तो उससे ये पता चल पाता है कि उसकी जो तर्क शक्ति है, उसकी जो रचनात्मक कल्पना है, मतलब सोचने विचारने की जो क्षमता है, और साथ ही क्रिएटिविटी जो माइंड है कि किसी क्वेश्चन को और किन तरीक़ों से हम सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ें जो है वो बच्चों में लिखित कार्य के द्वारा ही जो है समझ में आती हैं। कि लिखित कार्य बच्चा जब करता है तो ये हमें पता चल पाता है कि उसकी तर्क शक्ति यानी उसकी सोचने समझने की शक्ति जो है वो कैसी है। साथ ही क्वेश्चन को कई तरीक़ों से जब वो सॉल्व करता है लिखित कार्य के माध्यम से, तो हमें ये भी पता चल पाता है कि रचनात्मक कल्पना बच्चे के अंतर्गत बच्चे के अंदर जो है कितनी है। तो लिखित कार्य द्वारा छात्र जो है अपने तर्क शक्ति का भी और अपनी रचनात्मक कल्पना का भी अधिक से अधिक जो है प्रयोग कर पाता है। चौथा है गणित में लिखित कार्य में छात्र स्वयं अपनी त्रुटियों को जांच कर ठीक कर सकता है। इस प्रकार उसकी गणितीय क्षमता में विकास होता है। यानी अगर बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, गणित में किसी समस्या को सॉल्व कर रहा है, तो जब वो लिखित कार्य करता है तो अगर कहीं पर भी उसकी त्रुटि हो गई है तो लिखित कार्य में क्या होता है कि वो वापस से जब उस चीज़ क्वेश्चन को चेक करता है तो उसे ये पता चल सकता है कि मैंने यहाँ पर जो है कहीं पर त्रुटि कर दी है। तो बच्चा जो है लिखित कार्य में अपनी त्रुटियों को खुद भी जांच सकता है, और जांच करके जहां पर उसे लगता है कि हमसे गलती हो गई है वहां पर उसको ठीक करके फिर आगे अपनी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे की जो गणितीय क्षमता है उसका जो है विकास होता है। पांचवा है गणित में लिखित कार्य का अवलोकन कर छात्रों एवं अध्यापकों के परिश्रम का अनुमान लगाया जा सकता है। यानी जब छात्र और अध्यापक जब लिखित कार्य यूज करते हैं गणित में, यानी लिखित कार्य का प्रयोग कक्षा में छात्र और अध्यापक दोनों करते हैं, तो हमें जो है ये भी अनुमान हम लगा सकते हैं कि छात्र और अध्यापकों का जो परिश्रम है वो कैसा है, वो दोनों मेहनत कर रहे हैं नहीं, छात्र अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है कि नहीं और अध्यापक जो है अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि कहीं पर कोई लापरवाही कर रहा है। तो उसका अवलोकन आप कैसे करेंगे? लिखित कार्य के माध्यम से ही करेंगे, ताकि हम उस चीज़ को चेक कर पाते हैं। लिखित कार्य को आप चेक कर पाएंगे, आप मौखिक कार्य को देखिए चेक नहीं कर पाएंगे कि कितना कौन बच्चा कितना कार्य अच्छे से कर पा रहा है। और यहाँ पर अगला हमारा है छठा कि गणित में लिखित कार्य द्वारा छात्रों में गणित के साथ शुद्धता में काम करने की भावना का विकास होता है। छात्रों में गति के साथ शुद्धता में काम करने की भावना का विकास होता है। मतलब बच्चा जब लिखित कार्य करता है गणित में, मतलब क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करता है, तो बच्चे की जो कैपेसिटी होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, यानी उसकी जो गति होती है वो जो है बढ़ जाती है। मतलब गति के साथ बच्चा क्वेश्चन, जैसे प्रैक्टिस जो अभ्यास कहते हैं, तो गणित में हम क्या कहते हैं कि गणित अभ्यास का खेल है। जितना आप गणित के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जितना गणित के क्वेश्चन को लगाएंगे, आपकी क्वेश्चन की सॉल्व करने की जो गति है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो छात्रों में गति के साथ और शुद्धता के साथ, यानी इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, तो वो यानी गति के साथ और शुद्धता से जो काम करने की भावना है वो गणित में लिखित कार्य के द्वारा भी बच्चों में जो है विकसित होती है। सातवां है गणित में लिखित कार्य के आधार पर ही मूल्यांकन कार्य सही रूप से संभव हो पाता है। यानी कौन सा बच्चा कितना अच्छा कार्य कर रहा है गणित में, कितने अच्छे तरीके से वो इतनी चीज़ों को सीख रहा है, इसका अगर मूल्यांकन करना होगा तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका आपका लिखित कार्य है। क्योंकि लिखित कार्य अगर आप नहीं करेंगे तो आप प्रत्येक बच्चे का जो है मूल्यांकन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। हम ये समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सा बच्चा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, कौन से फार्मूले का यूज कर रहा है और कितनी गति के साथ कर रहा है। तो ओवरऑल जो एक बच्चों का मूल्यांकन का कार्य है वो जो है सही रूप से अगर देखा जाए तो वो लिखित कार्य के आधार पर ही किया जा सकता है और उसी के द्वारा वो संभव हो पाता है। आठवां है छात्रों को सजग रहने के लिए लिखित कार्य आवश्यक है। यानी बच्चा जो है सजग रहे, यानी उस चीज़ के लिए चेतना में रहे, मतलब तैयार रहे कि हमको ये क्वेश्चन मिला है तो हमको गणित के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वो फिर लिखित कार्य के माध्यम से जब वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करता है तो वो माइंडली प्रिपेयर रहता है, वो सजग रहता है, वो तैयार रहता है कि हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, जैसे
जो रट्टा मार चीज़ें होती हैं, आप बस आप वैसे बुक खोले हुए हो और पता चला कि आप किसी और दुनिया में हो। लेकिन अगर आप गणित में क्वेश्चन लगा रहे हो तो आप खुद ये नोटिस करोगे कि आप कुछ और सोच ही नहीं पाओगे। अगर आप सवाल लगा रहे हो तो आपका पूरा ध्यान जो है उस क्वेश्चन पे ही, उस सवाल पे ही रहेगा। तो सजग रहने के लिए भी लिखित कार्य जो है वो काफ़ी आवश्यक है। 9वां है, छात्रों में स्वाध्याय को प्रोत्साहन लिखित कार्य से मिलता है। यानी बच्चा जब बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करेगा लिख के, तो उससे क्या होता है कि बच्चा जो है खुद भी उस स्व अध्ययन के लिए जो है उसको प्रोत्साहन मिलता है कि अरे वाह, मुझे ये क्वेश्चन आ गया तो मैं और भी क्वेश्चन लगाऊंगा। तो खुद से जो है अध्ययन करने की जो एक प्रोत्साहन है वो बच्चों को मिलती है लिखित कार्य के माध्यम से। 10वां है, स्वयं के गणित में लिखित कार्य को देखकर छात्रों को भविष्य में पुनरावृत्ति करने में सहायता मिलती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे जो हम गणित के कुछ क्वेश्चन लगा लिए, पता चला फिर वो चैप्टर हमारा स्टॉप होगा। कोई चैप्टर है, हमने उसके क्वेश्चन को लगाया, फिर वो चैप्टर हमारा रुक गया क्योंकि हम अगले चैप्टर पर जा रहे हैं। फिर बाद में पता चला 1 साल बाद हमारा जो है एग्ज़ाम आया। अब जब वो एग्ज़ाम आता है तो बच्चा क्या करता है, बच्चा जो अपने पुराने कार्य, जो लिखित कार्य गणित के जो क्वेश्चन उसने सॉल्व किए हैं, फिर वो उस क्वेश्चन को देखता है कि हमने इस क्वेश्चन को इन मेथड से करा है, इस तरह करा है। तो उसकी जो पुनरावृत्ति का कार्य है, यानी बच्चा उस वापस से उस क्वेश्चन को देख पाए और सीख पाए कि किस क्वेश्चन को किन तरीक़ों से सॉल्व करना है। तो जो पुनरावृत्ति का जो ये हेल्प है वो बच्चों को उसके पहले लिखी गई जो गणित कार्य है, लिखित कार्य है गणित में, उसको देख के ही बच्चा जो है उसमें काफ़ी हेल्प ले पाता है। तो लिखित कार्य को देखकर बच्चा जो है भविष्य में यानी आगे जाके पुनरावृत्ति करके उस चीज़ को वापस से रिकॉल कर सकता है। तो इसके लिए भी जो है लिखित कार्य काफ़ी हेल्प करता है। 11वां है, बड़ी व लंबी गणना में लिखित कार्य आवश्यक होता है। लिखित गणित में छात्रों को सूत्रों, नियमों, तर्कों, विधियों आदि को प्रयोग करने के अवसर मिलते हैं। अब जैसे मैंने मौखिक कार्य वाला बोला, तो मौखिक कार्य आप हर चीज़ का देखिए गणित में तो कर नहीं पाएंगे, आप छोटी छोटी कैलकुलेशन ही कर पाएंगे। लेकिन जब जैसे बड़े बड़े जो सूत्र हो गए, लंबी जो कैलकुलेशन हो गई, जहाँ पे बहुत लंबा लंबा कैलकुलेशन करना है, अब 5-6 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन फिर 5-6 डिजिट से करना है, तो वहाँ पर आप मौखिक रूप से कर नहीं पाएंगे। तो जहाँ पर बड़ी और लंबी गणना होती है वहाँ पर आप मौखिक कार्य नहीं यूज कर पाएंगे, वहाँ पे आपको लिखित कार्य करना पड़ेगा। तो लिखित कार्य बड़ी और लंबी गणना में बहुत काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होती है। साथ ही बहुत सारे नियम, बहुत सारे सूत्र, जो विधियाँ, तर्क आदि हैं, उसके प्रयोग में भी बच्चों को काफ़ी अवसर मिल पाता है। वो उस चीज़ को लिखित कार्य के माध्यम से और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। 12वां हमारा है कि गणित में छात्रों द्वारा किए गए कार्यों का स्थायी लेखा गणित में लिखित कार्य के द्वारा ही संभव है। यानी बच्चा किसी चीज़ का स्थायी लेखा रखना चाहता है तो वो लिखित कार्य के द्वारा ही उस चीज़ का जो है प्रयोग कर पाएगा। लिखित जो स्थायी लेखा गणित में है वो लिखित कार्य द्वारा ही जो है संभव हो पाता है। यानी अगर आप बच्चों ने कोई भी लिखित कार्य के माध्यम से गणित के क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किए हैं तो उसका जो स्थायी लेखा जोखा है वो जो है हम लिखित कार्य द्वारा ही हमको संभव हो पाता है कि उस चीज़ को हम इन फ्यूचर रख पाएँ, उसका लेखा जोखा हम रख पाएँ, स्थायी लेखा जोखा हम रख पाएँ कि बच्चों ने किस तरह का कार्य किया है। और साथ ही अगर बच्चों से रिलेटेड की बच्चों के बारे में अगर हमको एक चार्ट बनाना है कि बच्चों की प्रोग्रेस वगैरह कैसी है, तो उसके लिए अगर हमको स्थायी लेखा जोखा रखना है, तैयार करना है, तब भी हम लिखित कार्य गणित में हम लिखित कार्य द्वारा ही उस चीज़ का लेखा जोखा रख पाते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे इत्यादि लिख दिया है। तो 12 पॉइंट मैंने यहाँ पे बताए हैं। आई होप कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो बस यही कहूँगी कि वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।